बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नजम जमान। आप देख रहे हैं तलहा वीज़ा कंसल्टेंसी। अगर आप जापान जाना चाहते हैं टूरिज़्म के हवाले से या विज़िट वीज़े के हवाले से, तो आज की ये वीडियो कंप्लीट शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं वीज़े की, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, आपकी वीज़ा फ़ीस कितनी होगी जापान की, प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए और अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है आपने, और इसका रिज़ल्ट कितने दिनों में आता है। तो सबसे पहले वीज़े के एतबार से पाकिस्तान से जापान का स्टिकर वीज़ा होता है। पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहायश पजीर हैं तो आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन जीसीसी रेजिडेंट हैं या किसी और कंट्री पर रह रहे हैं तो आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन मुल्कों से ई वीज़ा की ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान से इसका शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करेंगे आप, उसके लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अच्छा, अपॉइंटमेंट के बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी होंगे। और वो आपने सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बेस के ऊपर चूँकि वीज़ा लगना है तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स में जो है ज़ाहिर पासपोर्ट जिसकी बुनियाद आपकी 6 माह से ज़्यादा होनी चाहिए, CNIC आपका हो। इसके अलावा आपकी सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ्स हों। सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ में आपके यानी कमाई का ज़रिया जो है वो सबूत उसका होना चाहिए, आपने उसको प्रूफ करना है। मिसाल के तौर पे आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, जॉब कर रहे हैं तो आपकी अच्छी जॉब होनी चाहिए। उसके लिए आपकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी लास्ट 3 मंथ्स की, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा और कंपनी की तरफ से NOC लगेगी। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आपका इंडियन होना चाहिए, आपके टैक्स रिटर्न्स कम से कम 2 साल के टैक्स रिटर्न्स आपके लाजमी होने चाहिए और वो भी नील फाइल ना किए हों, उसका टैक्स बाकायदा आपने पे किया हो तो फिर चांसेस बनेंगे, अदरवाइज चांसेस नहीं होंगे, फिर आप अप्लाई ना करें। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम जो है वो क्लोजिंग बैलेंस तो तकरीबन 1 मिलियन होना चाहिए, लेकिन अगर आपका 1.5 या उससे ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मुनासिब है। और FRC और MRC, अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC भी लगेगी और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फिर FRC काफ़ी है। अच्छा, अब ये है कि कुछ लोग जो है वो टैक्स रिटर्न्स उनके कंप्लीट नहीं होते या बैंक स्टेटमेंट बहुत वीक होती है और वो इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मेरा ये बस है कि ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी रखें, आप कम से कम 1-2 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें आपकी ऐसे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना लें जो आसानी से जिनका वीज़ा मिल जाता है, जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अजरबैजान है, श्रीलंका है, नेपाल है। इस तरह किसी भी कंट्रीज़ की आप 1-2 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनी हो तो आपके लिए जापान का वीज़ा ईजी हो जाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर अप्लाई ना करें। दूसरी बात यह है कि आपकी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से आपने 10 लाख रुपए पकड़ा और उसी दिन बैंक में जाके सबमिट करा दी और बैंक स्टेटमेंट निकलवा के जमा करवा दी। अगर आपकी अकाउंट पुराना भी है लेकिन वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, हर महीने में उसके अंदर आपकी क्रेडिट और डेबिट यानी इनफ्लोज और आउटफ्लोज नहीं आ रहे हैं तो फिर आप उसके ऊपर अप्लाई ना करें, उसको प्रॉपरली मेंटेन करें पहले 6 मंथ के लिए। वैसे 3 मंथ्स की भी चल जाती है लेकिन रिकमेंडेड ये है 6 मंथ लगाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। और क्लोजिंग बैलेंस भी आपका मुनासिब होना चाहिए। आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आपकी इनकम जितनी, अगर फर्ज करें 3 लाख रुपए इनकम है तो आपके एक्सपेंसेस 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी 3 लाख रुपए इनकम है और आपके 4 लाख के एक्सपेंसेस हैं तो फिर इसके ऊपर वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर समझ जाता है कि जी आपकी प्रोफाइल वीक है या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आप विजिट करने की पोजीशन में आप नहीं हैं। ये तो हो गए मेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मैंने आपको बता दिए। अब वीज़ा फ़ीस के हवाले से बात कर लेते हैं। जापान की पाकिस्तान के लिए कोई वीज़ा फ़ीस नहीं होती है, ठीक है। इसकी वीज़ा फ़ीस नहीं होती है। इसकी VFS के अंदर जो है ना सर्विस चार्जेस जो होते हैं थोड़े से कोई 2,500-3 हज़ार रुपया, वो आपने नॉर्मल अगर आप करेंगे अपॉइंटमेंट लेंगे तो उस सूरत में आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी।
लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि आपने जब इसकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे ना, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले ये होता था एम्बेसी में इसकी सबमिशन हो जाती थी डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन अब एम्बेसी में नहीं होती, अब ये BFS के बाद चली गई है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अब अपॉइंटमेंट जो है ना वो उसकी कैटेगरीज मुख्तलिफ होती हैं। जैसे आपकी विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट, अगर आपका कोई रिलेटिव ब्लड रिलेटिव जापान में मौजूद है तो वो आपको फैमिली के तौर पे जो है ना इनवाइट कर सकता है। उस सूरत में आपको विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलेगी जो आराम से मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। थोड़ी सी कॉस्ट होती है उसकी, कोई ख़ास नहीं, सर्विस चार्जेस लेते हैं, ठीक है, 2,500-3,000 रुपये। अच्छा, अब जो इनवाइट करेगा वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, अपना पासपोर्ट, अपना कोई CNIC नंबर, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है या बिजनेस करता है, जो भी है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। उस बेस के ऊपर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। दूसरी कैटेगरी आती है टूरिस्ट वीज़ा की। अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे मौजूद नहीं है, आपके पास इन्विटेशन वगैरह भी नहीं है, तो फिर आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए इस कैटेगरी में अप्लाई करना है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम मार्केट में इस वक्त ये चल रही है कि टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि जितनी ज़्यादा डिमांड होती है तो फिर वो मिल नहीं रही होती, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपको। अगर आपको फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उमूमन ये मिलती नहीं है, इसके लिए आपको दिन रात बैठना पड़ेगा और उसकी अकाउंट बना के अपना उसके लिए बुकिंग करनी पड़ेगी, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे है कि वो फ्री में मिलती नहीं है, तो मार्केट में मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं, जैसे 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान आपको मिल जाएगी इसकी अपॉइंटमेंट, ठीक है, कोई 20-25 दिन के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट आपको टूरिस्ट वीज़े के लिए परचेज़ करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें एक बात ज़रूरी है, वो आप समझ लें कि मार्केट में बहुत से स्कैमर भी बैठे हुए हैं। वो आपको बाद अपॉइंटमेंट देते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपकी ओरिजिनल वहाँ पे जेन्युइन अपॉइंटमेंट नहीं बुक की होती है और जस्ट उन्होंने एक पेपर दिया होता है। तो ये एक स्कैम चल रहा है, वो आपसे पैसे भी ले लेते हैं और आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। इसलिए किसी अथेंटिक सोर्स से आपने अपॉइंटमेंट परचेज़ करनी है अगर आप करेंगे तो। यह सर्विस हमारे पास भी मौजूद है, अगर आपने अप्लाई करना होगा तो हमसे ले सकते हैं। ये आपने इसका तरीकाकार ये कि जब आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, फिर उसके बाद बाकी आप डॉक्यूमेंट्स इसके रेडी करेंगे सारे। आपने इसका कवर लेटर बनाना है, ट्रैवल प्लान बाकायदा देना है आपने उसका, और ट्रैवल प्लान में या कवर लेटर में जस्ट ये नहीं लिखना कि हमने बस टूरिज्म के लिए जाना है। इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, मतलब आप क्यों जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं, किस तरह जाएंगे, आप वहाँ पे किधर स्टे करेंगे, कौन कौन सी प्लेसेस को आपने विजिट करना है वहाँ पे, तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। और जस्ट ये नहीं बोलना है कि जी हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो इस तरीके से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, अपना कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन और रिटर्न फ्लाइट के साथ आपने लेने, ये सारी चीज़ें करके फॉर्म फिल करने हैं आपने इनका, और वो ये कंप्लीट फाइल आपने जाके अपॉइंटमेंट वाले दिन BFS के ऑफिस में सबमिट करवा देनी है, ठीक है, आपने लेट भी नहीं होना। BFS वाले उसको फिर एम्बेसी पहुंचा देंगे और फिर आपका रिज़ल्ट का आपने वेट करना है। तकरीबन इसके रिज़ल्ट में आ जाते हैं 15 से 20 दिन, तकरीबन नॉर्मल इसमें आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 6 मंथ से पहले आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, 6 महीने बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर खुदा अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए या कुछ इस तरह की चीज़ हुई, तो उस सूरत में कुछ मेन इश्यूज निकल आते हैं आपकी प्रोफाइल में, तो आपको ये परमानेंट भी बैन कर सकते हैं या कुछ साल का बैन भी लगा सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आपकी प्रोफाइल में कोई मसला नहीं है, जस्ट ये कि कोई आपकी बैलेंस कम था या टैक्स रिटर्न्स कंप्लीट नहीं थे, पूरी तरह से पे नहीं किए हुए थे, या कोई और डॉक्यूमेंट्स कम है, तो उस सूरत में ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ना रिजेक्ट कर देंगे। तो रिफ्यूज़ल की सूरत में आपको 6 महीने बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपने सेम प्रोफाइल के ऊपर दोबारा अप्लाई नहीं करना। आपने अपनी प्रोफाइल को पहले से ज़्यादा स्टेबल करना है, मजबूत करना है, उसके बाद अप्लाई करना है।